नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने में आज जोरदार तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स पर सोना लगातार दूसरे दिन नया रिकॉर्ड स्तर बनाते हुए दिखा है। वायदे में दाम 48,000 के करीब हैं। सोने के मुकाबले चांदी में ज्यादा तेजी है। एमसीएक्स पर इसके दाम करीब 1,500 रुपए बढ़े हैं। अमेरिका और चीन में बढ़ते तनाव और दुनिया भर से आ रहे कमजोर आर्थिक आंकड़ों से सोने की कीमतों में जोश है। हालांकि लॉकडाउन के कारण हाजिर मांग ठंडी पड़ी है। सोने के लिए अब 50,000 का अहम स्तर है। क्या इस लेवल को हम जल्दी आता हुआ देखेंगे और आगे कीमतें तेजी बनाएंगी या कैसे होगा, अहम ट्रिगर्स कैसे रहेंगे, इसी पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं रिद्धि सिद्धि बुलियन के पृथ्वीराज कोठारी, मेटल फोकस के चिराग सेठ, निर्मल बांक कमोडिटीज के कुणाल शाह और एलकेपी सिक्योरिटीज के जतेंद्र त्रिवेदी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कोठारी जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। अच्छी खासी बढ़त यहां पर सोने के भावों में देखने को मिली है, लेकिन भारतीय बाजारों में अब इस समय कैसी स्थिति है? क्या लोग खरीद रहे हैं फोन पर? क्या लेवल्स हैं? कि आपने जो देखा होगा कि जो लॉकडाउन के अंदर एक तो गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड के अंदर अच्छी खरीदारी हुई है। आपने देखा होगा सॉवरेन बॉन्ड में अच्छी खरीदारी हुई थी। अप्रैल मंथ में 1.77 टन 723 करोड़ हुआ, 800 प्लस करोड़ का हुआ बाइंग। उसके बाद में आपने मंथ ऑफ अप्रैल में गोल्ड ईटीएफ में इंडिया में देखा होगा तो उसमें भी 700 प्लस करोड़ का मतलब प्राइस पे बाइंग हुई है। और प्लस जो हम लोग ऑनलाइन जो बेच रहे हैं, जो एसआईपी कर रहे हैं, उसमें भी हमारा गोल्ड बिक रहा है। तो मतलब लोगों को एक तरह से लग गया है कि सेफ इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी होगा और वो भी एक हायर प्राइजेस के ऊपर। तो इंडिया के अंदर प्राइस नहीं देखते, इंडिया के अंदर ट्रेंड देखते हैं कि बाजार ऊपर जा रहा है तो लोग परचेज करते हैं। जैसे आपने देखा गोल्ड है, फिर देखा सिल्वर है, और इंटरनेशनल प्राइजेस में भी आप देखोगे बढ़ रहा है। गोल्ड ईटीएफ वहां पे भी बढ़ रहा है। तो मिक्स ओपिनियन है। हर एक को खुद का सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसे जो पैसे बचे उसमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब एक तरह से गोल्ड बिक रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा था कि गोल्ड लोग बेचने को आएंगे या डिस्पैरिटी ज्यादा रहेगी, पर मुझे उसके बारे में उतना नहीं लग रहा है कि लोग इतने बेचने आएंगे। हर एक को अभी सेफ, पहले 60 दिनों में लोग ने देख लिया है कि सेविंग क्या होती है, सेविंग की अहमियत क्या होती है। जो लोग दूसरी तरफ कार लोन पे लिया, घर लोन पे लिया, ये लोन पे लिया और सेविंग्स नहीं की है। अब लोगों को पता चल गया है कि 60 दिन के अंदर की सेविंग की क्या अहमियत है। इधर कैश लिक्विडिटी होना चाहिए, गोल्ड होना है। तो लोगों का अभी जो सोचने का नजरिया है वो एकदम पूरा ऑपोजिट हो जाएगा। अब लोग पर कोठारी जी आपको लगता है कि जैसे आपने अभी कहा कि यहाँ खरीदारी बहुत जोरदार हुई है, अगर हम अप्रैल और मई के नंबर्स देखें, क्या आपको लगता है कि फोकस फिर से यहाँ पर एक बार ऑनलाइन, डिजिटल, ईटीएफ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा जाएगा? और वो जो शादी की ज्वेलरी शायद खरीदी जाती थी फिजिकल में, वो जब आएगी तब वापस आएगी। एक ट्रेंड चेंज, पैटर्न चेंज अब खरीदार में देखते हैं। मोस्टली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोर देन 70% गोल्ड जो अपना जो बाइंग होता है रूरल एरिया में बाइंग होता है। तो उनके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सहूलियत या गोल्ड ईटीएफ लेने की सहूलियत नहीं है। सबसे बड़ा तो पहले ये होता है। और सेकंड, हिंदुस्तान में क्या होती है कि गोल्ड टच एंड फीलिंग वाले सबको चाहिए। वो पेपर गोल्ड में नहीं समझते, उनको फिजिकल गोल्ड चाहिए। तो यानी कि ये बहुत लंबा, जी आपको नहीं लगता कि ये बहुत लंबा ट्रेंड चेंज है एज ऑफ नाउ, क्योंकि लोग खरीदना चाहते हैं फिजिकल, वो इसलिए वो ऑनलाइन ले रहे हैं? चिराग, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे कोठारी जी ने भी कहा कि एज ऑफ नाउ ऑनलाइन है, लेकिन ज्यादातर परचेजेस रूरल से होते हैं। आगे जाके वही जो फिजिकल खरीदारी इंडिया देखता है वो लौटती हुई नजर आएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ नंबर्स कैसे हैं और क्या इंडिकेट कर रहे हैं? की बात एकदम बिल्कुल सही है कि अभी जो फिलहाल जो बाइंग आ रही है वो ज्यादातर शायद शहरों से आ रही है या टीयर 1 टीयर 2 सिटी से आ रही है। रूरल डिमांड अभी तक जो होती है, जो एक्चुअल ज्वेलरी डिमांड होती है, वो अभी तक नहीं आई है। एक तो वेडिंग्स भी नहीं हो रहे हैं और मार्केट्स भी बंद थे। अब थोड़ी बहुत जगह पे मार्केट खुलनी शुरुआत हो गई है, ज्वेलरी शॉप्स खुलने की शुरुआत हो रही है। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ज्यादातर 20 से 25% की बाइंग हो रही है। या फिर अगर किसी ने पुराना ऑर्डर दिया हुआ है या गोल्ड अपना बुकिंग किया है तो उसकी डिलीवरीज की शुरुआत हो रही है। तो मेरे हिसाब से अगर रिकवरी भी आएगी तो थोड़ी स्लो रिकवरी आएगी। शायद अगस्त के महीने तक मार्केट ऐसे ही थोड़ा वीक और छूट मूट की जो बाइंग होती रहेगी वो जरूर चलती रहेगी।
कोठारी जी, आपको क्या लगता है आगे जाके किस तरह के प्राइसेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि बाजार यहाँ पर 50,000 की बात इस साल के शुरू होने के बाद ही कर रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर कोविड आता हुआ देखा। जिस तरह से रुपए की चाल है, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट खरीदारी, स्टिमुलस मेजर्स, लोअर इंटरेस्ट रेट्स, मतलब ये एक परफेक्ट रेसिपी है कि यहाँ से और सोने के भाव बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है किस तरह के लेवल्स हम इस साल के खत्म होते तक देख पाएंगे? फिलहाल की अनसर्टेनिटी, इसमें कुछ भी हो सकता है। सोना $2,000 भी पहुंच सकता है, $2,200 भी जा सकता है। इसमें मतलब अनसर्टेनिटी है, एनीथिंग कैन हैपन। अगर मेडिसिन आ जाती है, वैक्सीन आ जाती है, तो मे बी थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। करेक्शन इन द सेंस ऑफ 1500 और 1600। कोई सेंट्रल बैंक कोई बेचने को नहीं आ रही है। नोट इजी वे टू प्रिंट हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में हो रहे हैं, गोल्ड एवरीवेयर इज इन्फ्लेशन एकदम बढ़ रहा है। पैसे के मतलब कोई कीमत नहीं रहेगी। एक तरह से अपने लैंग्वेज में कहा जाए तो रुपए की कोई कीमत नहीं रहेगी। तो रुपया डेप्रिसिएट हो जाएगा उसके सामने, फिर लोग प्रिंट कर रहे हैं नोट। तो ऑब्वियसली है कि हर कमोडिटीज के अंदर आप देखिए, मेटल में हर चीज में भाव फिर बढ़ जाएंगे। इवन ऑयल के भी भाव बढ़ जाएंगे। जब पैसे की कोई कीमत नहीं होगी तो हर चीज के भाव बढ़ जाएंगे। सिंपल वे है। तो इसमें गोल्ड 2000 भी पहुंच सकता है, 50, 52, 55 भी जा सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, कुछ भी कहना मुश्किल है। लिक्विडिटी कहीं पे भी है नहीं है। अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी नहीं है, प्लेयर्स नहीं है। अगर आप कॉमिक्स की भी बात कर लो, स्पॉट की बात करो, तो स्पॉट में कोई प्लेयर्स नहीं है। आप बेचने जाओ तो अभी स्पॉट फ्यूचर में इतना डिफरेंस है, कॉमिक्स में भी उतनी लिक्विडिटी नहीं है। तो हर चीज के अंदर कोई प्लेयर्स ही नहीं है, तो ऑब्वियसली प्राइस वन वे ऊपर ही जा रहा है। कोई करेक्शन आने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है। और अब तो हमने गेन्स यहाँ पर लगातार पिछले जब तक माइंस ओपन हो जाती है, रिफाइनरीज ओपन जाती है, तो माइंस वाले भी हेज करने को आएंगे। तो वो भी सब लोग डर रहे हैं। और प्लस द क्वेश्चन ऑफ M2M कि लिक्विडिटी क्राइसिस है, डॉलर का शॉर्टेज है, तो हर चीज की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो लोग उससे साइडलाइन करके बैठे हुए हैं। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि प्राइस एक के बाद एक प्राइस नया हाई करते जा रही है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। और पिछले साल की बढ़त के बाद इस साल भी सोने ने अपनी चमक को यहाँ पर कायम रखा है। कुणाल, आपके पास भी आना चाहेंगे क्योंकि हम प्राइस व्यू की अब यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है चार्ट्स पर अब कैसा है? क्योंकि फंडामेंटल्स यहाँ पर स्ट्रांग है, अनसर्टनिटी बहुत है। जैसे कोठारी जी ने कहा कि भाव कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आगे की सिचुएशन कैसी है, लेकिन तो भी नियर टर्म, लॉन्गर टर्म, इस साल के खत्म होने तक क्या आप लोग यहाँ पर कोई फोरकास्ट दे रहे हैं? कोठारी जी सेड अनसर्टेनिटी में प्राइसेस कुछ भी हो सकते हैं, क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। बट $8 ट्रिलियन की लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है सेंट्रल बैंक ने, सो दैट अमाउंट इज ह्यूमंगस। उसमें से यूएस की अभी तक लिक्विडिटी आई मार्केट में $3 ट्रिलियन की। सो टोटल सब सेंट्रल बैंक ने मिलकर $8 ट्रिलियन। तो इतना जो रिकॉर्ड प्रिंटिंग 1.5 से 2 महीने में हुआ है, आज पूरी फाइनेंशियल मार्केट की हिस्ट्री में आप देख लो, इतना मॉनेटरी प्रिंटिंग कभी हुआ ही नहीं है जो हिसाब से लास्ट 2 महीने में प्रिंट हुई है करेंसी। सो जैसे पैसे की वैल्यू कम हो रही है, गोल्ड के भाव बढ़ते जाएंगे। कंजर्वेटिवली 18 शॉर्ट टर्म में 1825, 1830 तक के लेवल्स आपको गोल्ड में देखने मिल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म मुझे लग रहा है कि गोल्ड 2 साल, 1.5-2 साल में धीरे धीरे है $2,200 हो जाएगा। बट नियर टर्म में ये जो अनसर्टेनिटी है और ये जो लिक्विडिटी कंटिन्यू, ट्रम्प ने पिछले हफ्ते में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की बात की। सो ये सब न्यूज देख के इन्वेस्टर्स यूएस में ETF बाय करते रहते हैं गोल्ड में। ये साल जनवरी से लेके अभी तक टोटल रफली 16 मिलियन आउंस का ETF में होल्डिंग बढ़ा है। सो दिस इज स्टैगरिंग नंबर। ETF लोग लेते ही जा रहे हैं। सो इवन दो फर्स्ट क्वार्टर में सेंट्रल बैंक बाइंग म्यूटेड थी, पर ETF जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल गोल्ड है उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है वेस्टर्न कंट्रीज में। और इवन इंडिया में भी आप देखिए, अभी वेस्टर्न कंट्रीज की तरह ये डिजिटल गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है। सो यहाँ पे क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है कि अगर 8 ट्रिलियन आए तो प्राइसेस कितने बढ़ेंगे, बट इट वेरी क्लियर दैट द ट्रेंड इज अप। सो छोटा मोटा अगर कोई दवाई आती है तो वो टाइम पे करेक्शन आएगा, पर लंबे लिहाज से देखेंगे तो गोल्ड में ये जो तेजी का ट्रेंड है वो कंटिन्यू ही रहेगा। और कंजर्वेटिवली 1.5-2 साल में 2000 से $2100 तक के टारगेट आपको आराम से देखते हुए आते मिल सकते हैं। यानी कि अगर आपको सोना मिलता है तो आप जरूर यहाँ पर लेके चलिए, भाव यहाँ पर काफी ऊपर चढ़ सकते हैं। जतिन, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि हम ETFs की यहाँ पर बात कर रहे हैं और सोने के जो गोल्ड ETFs हैं वो नियर 7 ईयर हाइस पर हैं, लेकिन चांदी भी बहुत पीछे नहीं है। चांदी ने एक्चुअली आउट परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले 24 घंटे में। फ्राइडे की बात करें, आज की भी बात करें, और iShares सिल्वर ETF रिकॉर्ड हाई होल्डिंग वहां पर है। आप कैसे देखते हैं सोने और चांदी को? और इन दोनों में ही अगर आपको कुछ खरीदना हो तो क्या राय देंगे? इन दोनों में से क्या चूज करना चाहिए? हेलो जी जतिन।
या सो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बुलिश काउंटर है एज ऑफ नाउ। अगर देखने जाएंगे तो पिछले एक हफ्ते बस से या 10 दिन से देखेंगे तो सिल्वर की जो आउट परफॉर्मेंस है वो बहुत स्ट्रांगली हो गई है गोल्ड के मुकाबले में। गोल्ड सिल्वर जो रेशियो जो सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा टॉप आउट हो गया था, बहुत एक बड़े पीक पर था, उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रांग उसके अंदर रिट्रेसमेंट चालू है। तो यहाँ पर ये देखने को स्ट्रांगली मिल रहा है कि सिल्वर जो स्ट्रांगली आउट परफॉर्मेंसेज जो है वो कंटिन्यूस दिखा रहा है। पिछले 2 हफ्ते की डेटा भी अगर देख लें तो सिल्वर के अंदर एवरी वीक 8 to 9% की जो है वो ग्रोथ दिख रही है, और उसके मुकाबले में गोल्ड के अंदर अराउंड 3% 4% की ग्रोथ है। बट बॉटम लाइन रिमेन्स द सेम, गोल्ड सिल्वर दोनों ही फेवरेबल काउंटर्स हैं। सिल्वर जो है वो परसेंटेज वाइज गेन्स जो है वो थोड़ा ज्यादा दिखाएगा, बिकॉज गोल्ड के अंदर जब एक बुलिश रैली एक मेंटेन हो जाती है तो उसके बाद सिल्वर के अंदर एक बैकअप रैली चालू होती है, और ये रैली जो है वो एक कंटिन्यूस दिखने मिल सकती है। एज माय कलीग्स आल्सो सेड कि अनसर्टेनिटी जो है इस फ्रेज में प्राइजेस कहीं पर भी जा सकते हैं, तो यहाँ पर एक बेस लेवल जो है वो सपोर्ट लेवल के हिसाब से चल के जाना चाहिए। लॉन्ग पोजीशंस की स्टॉप लॉसेस जो है वो ट्रेल करने चाहिए अराउंड 45,000 सिल्वर के अंदर, और अपसाइड पोटेंशियल जो है डेफिनेटली 51 to 52 इमीडिएट लग रहे हैं विद इन लाइक 2 वीक्स और सो मैक्स टू मैक्स, बिकॉज रेशियो जो है वो काफी डिटोरेट होते जा रहा है गोल्ड सिल्वर का, और प्लस टेक्निकली बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट आ चुका है सिल्वर के अंदर। प्राइसेस अगर होल्ड करते रहेंगे डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग अपसाइड जो है वो देखने मिल सकती है। यानी कि बढ़त की उम्मीद यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में ही है। पैटर्न्स यहाँ पर थोड़े से चेंज हुए हैं नियर टर्म के लिए, लेकिन आगे यहाँ पर भी सुधार हो सकता है। चिराग, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, और कोठारी जी अपने पहले ही जवाब में ऐसे कह रहे थे कि लग रहा था कि बहुत सोने की बिकवाली आएगी, लेकिन इनिशियल सेल ऑफ के बाद हमने वापस खरीदारी यहाँ पर बाजार में आता हुआ देखा है। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो माना जा रहा है कि माइग्रेंट्स की तरफ से यहाँ पर गोल्ड सेलिंग आएगी, शायद किसानों की तरफ से आ सकती है, क्योंकि बुआई का समय बहुत जल्दी मानसून के हिसाब से आएगा। इवन एज हमने फाइनेंशियल हेल्प सरकार की तरफ से आते हुए देखी है, लेकिन जिस तरह का नुकसान शायद उन्होंने पिछली फसल में उठाया है, सोना एक बिकवाली के तौर पे बाजार में देखने को मिल सकता है। काफी सारे लेऑफ्स देखे हैं, जॉब लॉसेस यहां पर देखने को मिले हैं। वो ट्रेंड देखते हुए गोल्ड की बिकवाली, आप लोगों ने ऐसा कोई एनालिसिस, ऐसा कोई ट्रेंड किया है कि हाँ शायद सोना कुछ लोग तो खरीदेंगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लेकिन बिकवाली यहां पर अभी भी आ सकती है? पर एक नोट निकाला था, डिटेल एनालिसिस, हमारे हिसाब से क्या लगता है सोने में बिकवाली आएगी कि नहीं। हमारा मानना है कि एक्चुअली बिकवाली नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अनलाइक थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम जहाँ पे बिकवाली देखी गई है, हमारे मार्केट में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो है गोल्ड लोन कंपनियां। हमारे यहाँ गोल्ड लोन कंपनियां काफी सक्रिय है, काफी वेल स्प्रेड आउट है। तो सबसे पहले बेचने के पहले जिसे भी पैसे की जरूरत होगी वो जरूर अपने गोल्ड को मोनेटाइज करने की कोशिश करेगी, और गोल्ड लोन कंपनियों का जो सक्सेस है वो इसी की वजह से कि छोटे जो निवेशक है या फार्मर्स है या लेबरर्स है, ये आराम से अपना सोना शायद 5 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, जो भी होल्डिंग हो, वो गोल्ड लोन कंपनियों के पास जा सकते हैं, इसे प्लेज कर सकते हैं और ये पैसा ले सकते हैं। इनफैक्ट जब मार्केट का प्राइस बढ़ता हो तब ये करना और ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ना कि अपना सोना बेच देना। तो हमारा, जैसे पृथ्वीराज कोठारी जी ने बहुत पहले कहा कि इंडियंस लाइक व्हेन मार्केट इज गोइंग अप। इंडिया में इनफैक्ट बढ़ते मार्केट में काफी बाइंग होती है, जबकि बाकी सारे देशों में हमने देखा गया कि जब प्राइस गिरते हैं तब बाइंग आती है, बट इंडिया में प्राइस बढ़ता है तब बाइंग काफी हद तक आती है। तो ये जो एक पिक्यूलर चीज है जो इंडिया को सेपरेट करता है बाकी सारे मार्केट से, इसलिए उन मार्केट में जो रिएक्शन देखा गया है वो शायद इंडिया में नहीं देखा जाएगा। मतलब एब्सोल्युटली, तो क्लियरली यही एक सेंस बनती हुई आ रही है कि बहुत बिकवाली सोने की बाजार में नहीं आएगी। खरीदारी के मौके आपको अभी भी यहाँ पर डिप्स में देखने को मिलेंगे। नियर टर्म, लॉन्गर टर्म की अगर बात करें तो जी हाँ, उठापटक जरूर रहेगी, लेकिन आपके पास सोना इन्वेस्टमेंट के तौर पर होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जिस तरह की चिंताएं हैं, जिस तरह की लोअर इंटरेस्ट रेट्स, हाई स्टिमुलस मेजर्स, मनी प्रिंटिंग है, इन सभी में आपके पोर्टफोलियो में सोना जरूर होना चाहिए। कोठारी जी, चिराग, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ गोल्ड स्पॉट में जुड़ने के लिए और वो सभी समझाने के लिए हमारे व्यूअर्स को। तो क्लियरली सोना खरीद के चलें, ये राय बनती हुई नजर आई है। लेकिन इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे तो बात यहां पर करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि यहां पर 2 महीने के हाईज हमने बनते हुए देखे हैं। 3 हफ्ते के बाद इस हफ्ते में क्या एक्सपेक्टेशन है कच्चे तेल से, ये जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से।